हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की असिस्टेंट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का क्विक रिवीजन। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग, और आज हम करने वाले हैं मात्र 25 से 30 मिनट में इस चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। आ जाइए, तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो औद्योगिकीकरण का युग यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, मशीनों के युग की बात हो रही है। लेकिन मशीनें की, अगर मशीनों की हम बात करें तो वो तो आधुनिक दुनिया की देन है, राइट? ये बात हम सभी को पता है। तो जब उद्योग नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीनें नहीं थी, तब दुनिया कैसे चलती थी? तब क्या सामान नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। कैसे बनते थे? हाथ के परिश्रम से बनते थे। सारी चीजें हाथों की कलाकारी से बनाई जाती थी। तो चलिए देखते हैं कि जब औद्योगिकीकरण का दौर नहीं था, मशीनी युग नहीं था, तकनीकी युग नहीं था, तब कैसे विश्व व्यापार जुड़ा हुआ था। क्या हाथों से बने सामान दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते थे? तो बिल्कुल किए जाते थे। समझते हैं इसको। विश्व व्यापार के विस्तार की हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता था। तो देखें, शहरों में शहरी दस्तकारी यानी कि अर्बन क्राफ्ट्स और व्यापारिक गिल्ड्स अत्यंत शक्तिशाली थे। यानी कि शहरों में जो कारीगरी करने वाले लोग थे, कलाकारी करने वाले लोग थे, हाथ से क्राफ्ट्स को बनाते थे, उनके सामान भी एक्सपोर्ट होते थे, वो भी बहुत मजबूती से काम करते थे। साथ ही साथ व्यापारिक गिल्ड्स ये क्या होते थे? ये होते थे उत्पादकों के संगठन। जैसे कि मान लो किसी एक चीज का उत्पादन काफी सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? एक संगठन होगा, तथा उत्पादन पर यह नियंत्रण रखते थे और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे कि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं वो व्यवसाय सिर्फ हम करेंगे, नए लोग इसमें एंट्री नहीं ले सकते। उससे क्या होगा? उससे बढ़ जाएगा कंपटीशन, राइट? फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप नए व्यापारी कहाँ जाने लगे? गांवों की ओर जाने लगे, क्योंकि शहरों में उन्हें काम करने के लिए नहीं मिल रहा था, राइट? तो परिणाम स्वरूप नए व्यापारी गांवों की ओर जाने लगे। शासकों द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापार के अधिकार दिए गए थे। यहाँ पर क्या बात कही गई है कि जो उस दौर के शासक रहते थे, शासकों के द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए, मान लो कि कोई भी चीज का प्रोडक्शन होना है, मान लो कि कपड़ों का प्रोडक्शन होना है कपड़े बनने हैं, तो कपड़ों के उत्पादन के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापार के अधिकार दिए गए थे कि भाई साहब, ये व्यापारिक गिल्ड्स हैं तो ये कपड़े का देखेंगे, ठीक है? ये मान लो दूसरे हैं व्यापारिक गिल्ड्स, तो वो खिलौनों के मामला को देखेंगे। कोई और है तो भाई खाद्य पदार्थ को देखेगा। अब खाद्य पदार्थ में भी कई सारी वैरायटी हो सकती है, लाखों वैरायटी हो सकती है, तो उसका मामला दूसरे व्यापारिक गिल्ड्स देखेंगे। ऑलराइट, क्लियर है ये बात? अब देखें, फिर होता है कारखानों का उदय। तो देखें, सबसे पहले इंग्लैंड में 1730 के दशक में कारखाने खुले, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1730 के दशक में हुई थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि उद्योग जो है तेजी से खुलने लगे। इस समय कपड़ा उद्योग जो है सबसे प्रमुख उद्योग था, जिसे हम कॉटन टेक्सटाइल के नाम से जानते हैं। फिर 18वीं सदी में ऐसे कई आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी, जिसमें कार्डिंग, ऐंठना, कताई, लपेटना आदि चीजें हुआ करती थी। ये सब चीजें क्या है? कपड़े बनाने की प्रोसेसिंग है, कपड़े की प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं। जैसे कि कच्चा माल आया। कच्चा माल क्या होता है?
कपास होता है कपड़े के लिए, तो कपास को पहले क्या करना पड़ेगा काटना पड़ेगा, उसका बनेगा सूत। नॉट काटना, इट्स काटना, ठीक है। तो कपास को काटा जाएगा, ठीक है, उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा सूत, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, सूत बन जाएगा, उसको बुना जाएगा। क्लियर हो रही है बात। फिर उसकी ट्विस्टिंग होगी, मतलब सॉरी, सबसे पहले कार्डिंग होगी, फिर ट्विस्टिंग होगी, फिर उसकी कताई यानी कि स्पिनिंग होगी, फिर जो कपड़ा बनेगा, मतलब सूत रहेगा, उससे बनेगा कपड़ा, ठीक है। फिर कपड़े की क्या होगी, उसकी रंगाई होगी, फिर उसको अलग अलग शेप में सिला जाएगा। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात। चलिए, फिर एक और पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो नाम है रिचर्ड आर्कराइट। तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबके सामने रखी, यानी कि सबसे पहले सूती कपड़े के कारखाने का कंसेप्ट इस दुनिया में कौन लेके आया था कि सूती कपड़ा बनाने का कारखाना होना चाहिए, कपड़े की मिल होनी चाहिए, तो वो नाम है रिचर्ड आर्कराइट। क्लियर। तो उन्होंने कहा कि कारखाने में सारी प्रक्रिया जो है कपड़े बनाने की कारखाने में होगी, एक छत के नीचे होगी और एक मालिक के हाथों में होगी। और इसके पहले क्या होता था, कपड़े बनाने की जो प्रोसेस होती थी वो अलग अलग जगहों पर होती थी, अलग अलग घरों में होती थी, ठीक है। कोई स्पिनिंग का काम कर रहा है, कोई कार्डिंग का काम कर रहा है, कोई ट्विस्टिंग का काम कर रहा है, राइट, कोई कलर का काम कर रहा है, कोई कपड़ा बनाने का काम कर रहा है, मतलब सिलने का काम कर रहा है। लेकिन जब कारखाना खुल गया तो कारखाने के अंदर एक ही छत के नीचे सारा काम होने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए, यानी कि इंग्लैंड में जहां तहां कारखाने ही कारखाने दिखाई देने लगे। फिर औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार की हम बात करते हैं तो सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे प्रगतिशील उद्योग थे, यानी कि सूती उद्योग और कपड़ा उद्योग जो है, कपास उद्योग जो है, तेजी से उभरता हुआ उद्योग था, ठीक है। तो तीव्र गति से बढ़ता हुआ कपड़ा उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। उसके बाद नंबर आता था लोहा का और स्टील उद्योग का। क्लियर। फिर क्या हुआ, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे, यानी कि भले ही बड़े ही तेजी से नए उद्योग खुलते जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो नए उद्योग जो पुरानी इंडस्ट्री थी, परंपरागत उद्योग थे जहां पर हाथ से सामान बनते थे, उनको इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई जो काम करने वाले लोग हैं उनको मशीनों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, ना ही वो मशीनों से काम करना पसंद करते हैं। और जो कलाकारी हाथों से हो सकती थी और हो सकती है वर्तमान में भी, वो कोई मशीन नहीं कर सकती। राइट, क्लियर हो रही है बात। तो नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे। 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी, यानी कि कारखानों में जो काम करने वाले लोग थे वो मात्र 20% थे। कहाँ? कारखाना में। लेकिन 80% लोग जो थे वो परंपरागत उद्योगों में ही थे। क्लियर है बात? क्लियर। चलिए आगे की बात करें तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन यानी कि टेक्निकल चेंजेस हो तो रहे थे, लेकिन उस दौर में बहुत धीरे धीरे हो रहे थे और ये तीव्र गति से विश्व में नहीं फैल रहे थे, क्योंकि उस समय जो व्यापारी थे या उद्योगपति थे वो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आराम से करते थे, सतर्कता से कर रहे थे। क्लियर। फिर देखो भाई, जेम्स वॉट का नाम आता है, किसके लिए आता है? भाप के इंजन के लिए आता है। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि भाप का इंजन किसने बनाया, और हम एकदम से आंसर दे देते हैं जेम्स वॉट ने, राइट। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। कहानी क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए, न्यू कॉमन जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था। तो जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार करे थे। तो असल में भाप का इंजन न्यू कॉमन ने बनाया था, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो जेम्स वॉट ने इसमें कुछ सुधार करे और इसका पेटेंट फिर अपने नाम पे करा लिया 1871 में। क्लियर। फिर नाम आता है मैथ्यू बुल्टन का। मैथ्यू बुल्टन ने इस नए भाप इंजन का मॉडल तैयार किया, लेकिन अनेक वर्षों तक उन्हें अपना कोई खरीदार नहीं मिला और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के बहुत ही कम, मात्र 321 जो है इंजन थे। राइट। फिर हस्तशिल्प उद्योगों की प्राथमिकता की बात करें तो भाई टेक्निकल चेंजेस हम इतनी तेजी से पूरे यूरोप में देख रहे हैं,
तो क्या जो हाथ से बनाए गए सामान्य हस्तशिल्प उद्योग हैं, क्या वो पीछे रह गए थे? जी नहीं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। तो ऐसे कई सारे उत्पाद थे या कई सारे प्रोडक्ट थे जिनका निर्माण हस्तकारीगरी, हाथ की कारीगरी, हाथ की कला से ही संभव हो पाता था। इसके लिए मशीनी ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता की आवश्यकता होती थी। किसकी? मशीनी ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता। अब देखो भाई, आपसे कहे कोई कि रंगोली बना दो, मेहंदी लगा दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या वो काम मशीन से उतना अच्छा होगा या हाथ से और ज्यादा अच्छा होगा? हाथ से ज्यादा अच्छा होगा, राइट? तो हाथ से कलाकारी यानी कि मानवीय कुशलता की बात हो रही है। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट बनाने की भी बात है हाथ से। तो महारानी विक्टोरिया के काल में, यानी कि जब ब्रिटेन की महारानी थी महारानी विक्टोरिया, उनके काल में हस्तशिल्प उत्पादों की अपनी पहचान थी, अपनी इंपॉर्टेंस थी। अब देखें उस दौर में मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, देखें चलिए, क्योंकि काम किस पर टिका हुआ है, पूरी दुनिया का काम किस पर टिका हुआ है? मजदूरों के दम पर। सोचो अगर मजदूर नहीं होते तो क्या ये बिल्डिंग्स बन पाती, ये सड़क बन पाती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाता? सोचिए जरा, कारखानों में काम हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो भाई पूरी दुनिया किसके दम पर चल रही है? मजदूरों के दम पर चल रही है। तो कुछ पॉइंट्स हमें बताते हैं कि उस समय श्रमिकों का जीवन दयनीय था, उनके सामने कई सारी समस्याएं थी। तो देखें, अगर किसी को काम चाहिए है, रोजगार चाहिए है, नौकरी चाहिए है, तो नौकरी मिलने की संभावना दोस्ती और जान पहचान पर डिपेंड करती थी। रोजगार चाहने वाले लोगों को पूरे सप्ताह इंतजार करना पड़ता था। जिनको रोजगार चाहिए है उनको पूरे हफ्ते भर इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में अपनी रातें काटते थे, शहर जाते थे काम के लिए, काम नहीं मिलता था, भटकते रहते थे रात में पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे या फिर रैन बसेरों में अपनी रातें काटते थे। फिर हम बात करते हैं किसकी? उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण की। तो बेरोजगारी के भय के कारण श्रमिक जो है नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध में खड़े हुए थे, क्योंकि भाई मशीनों के आ जाने से मजदूर और श्रमिक की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि एक मशीन जो है 100 लोगों के बराबर भी काम कर सकती है, राइट? मतलब 100 लोगों का, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, 100 लोगों का रोजगार छिन गया, तो भाई मजदूर तो विरोध करेंगे, ठीक है। तो फिर ऊन उद्योग में एक मशीन आई, स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन, ठीक है। ऊन उद्योग में स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? काटना, मतलब ऊन को जो है, भेड़ से जो ऊन प्राप्त हो रहा है उसको अलग अलग करना। ये काम महिलाएं खुद हाथ से किया करती थी। लेकिन एक मशीन आ गई ऊन के लिए, क्या मशीन आ गई? स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन आ गई, यानी कि ऊन की स्पिनिंग का काम अब मशीन से होने लगा, स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन से होने लगा। तो भाई महिलाओं ने विरोध किया, क्योंकि महिलाओं का भैया वो एक रोजगार का साधन था, वो काम वो हाथ से करती थी, ठीक है। फिर 1840 के दशक में क्या हुआ? शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए, जैसे कि सड़क बनना है, पुल बनना है, रेलवे लाइन बननी है, ठीक है, रेलवे स्टेशन बनने हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों को रोजगार मिलने लगा, खासतौर से मजदूरों को रोजगार मिलने लगा। क्लियर? फिर जैसा कि दूसरे देशों में, यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हो रहा था, अब भारत में भी वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा जहां ब्रिटिशर्स का शासन था। क्लियर? यहाँ भी कारखाना उद्योग के साथ गैर मशीनी क्षेत्रों में विकास किया गया। इतनी बात क्लियर? अब देखें, अब भारतीय कपड़े के युग के बारे में जानते हैं कि भारतीय कपड़े का युग कैसा था। तो भाई अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, ये बात हम सभी को पता है। और भारत का जो कपड़ा होता था, भारत का जो सूती कपड़ा होता था, उसकी डिमांड की हम बात करें तो पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ का कपड़ा सुंदर कारीगरी से बनाया जाता था, हाथ से बनाया जाता था, जो दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता था, खासतौर से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गई भैया भारत में भी और दूसरे देशों में भी क्या मशीनें, कपड़ा मिलें आ गई, खासतौर से वहां ब्रिटेन के मैनचेस्टर प्रमुख कपड़ा उद्योग बन गया। तो जैसे ही ये हुआ तो भारत का कपड़ा उद्योग ठप हो गया। क्यों? क्योंकि जो मशीनों से कपड़े बनते थे वो सस्ते होते थे। तो भारत के बाजारों में भी इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़े आ गए, तो भाई सस्ते कपड़े तो दुनिया खरीदेगी, जिससे भारत का कपड़ा उद्योग जो है धीमा पड़ गया। और भारत की जो कपास होती थी, कच्चा माल होता था, वो ब्रिटेन को निर्यात होने लगा। तो यहीं के लोगों को कपड़ा बनाने के लिए, यहीं के
कपड़ा व्यापारियों को या कपड़ा उद्योगों के मालिक को या कारीगरों को या बुनकरों को कपास ही नहीं मिल पाती थी, मिलती भी थी तो महंगी कीमत पर मिलती थी। क्लियर है? क्लियर? तो जब भारत के कपड़ा उद्योग की बात करें तो भारत का कपड़ा जो है अर्मीनियन फारसी व्यापारी जो थे वो पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस, मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की वस्तुएं लेकर जाते थे। सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। यानी कि अब ब्रिटेन में कारखाने खुल गए थे तो ब्रिटेन के कारीगर, कपड़ा बनाने वाले कारीगर और व्यापारी कहते थे कि अब यहाँ का कपड़ा भारत में बेचो, भारत से यहाँ कपड़ा मत मंगाओ, नहीं तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा। क्लियर? फिर भारत के बुनकरों की स्थिति की बात करें तो देखें कि 1760 के दशक में यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की ज्यादा से ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, इसलिए कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। तो 1760 और 1770 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए आपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती थी कि भाई जितना माल उन्हें चाहिए हो उतना भारत से नहीं मिल पाता था। ठीक है, और बुने हुए कपड़े को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी प्रतिस्पर्धा में रहते थे। यानी कि हर जगह डिमांड थी, चाहे ब्रिटेन की बात हो, फ्रांस की बात हो, पुर्तगाल की बात हो, सबको क्या चाहिए, नीदरलैंड की बात हो, सबको क्या चाहिए, भारत का कपड़ा चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन था, इतनी ज्यादा डिमांड थी। तो क्या नियुक्त किया भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पोस्ट बनाई गुमास्ता नाम की। गुमास्ता क्या करता था? वो भारतीय बुनकरों को कंट्रोल में रखता था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गुमास्ता जो है भारत के बुनकरों को कपड़ा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता था और पूरी निगरानी रखता था कि भाई इतने समय में आपको इतना कपड़ा बनाना है। उसकी क्वालिटी चेक करेगा वो कि कपड़े की क्वालिटी सही है और सही समय पर हमें कपड़ा बनके मिल रहा है या नहीं। तो गुमास्ता को कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी, बुनकरों पर निगरानी और तैयार माल को एकत्र करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया। ठीक है, और नए गुमाश्तों का गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। यानी कि गांव में जो लोग कपड़े बनाते थे उनसे संबंध नहीं था गुमास्ता का। तो गुमास्ता ने क्या किया, गांव में सिपाही व चपरासियों से कांटेक्ट किया और उनके जरिए वो लोगों तक पहुंचता था। क्लियर? और जिन बुनकर को गुमास्ता ने कपड़े बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और अगर उन्हें समय पर कपड़ा बनाकर नहीं दिया तो उन्हें सजा मिलती थी बुनकर को। तो और बुनकरों के साथ पता ये क्या करते थे कि जो कीमत इन्होंने तय कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय कर दी कि आपको इस कीमत पर कपड़ा बनाना पड़ेगा, तो भारतीय बुनकरों को उसी कीमत पर कपड़ा बनाना पड़ता था। यानी कि बुनकर मोल भाव नहीं कर सकते थे कि नहीं हमें इतने कपड़ा बनाने के इतने रुपए चाहिए। ठीक है, और ना ही किसी और को वो अपना माल बेच सकते थे। क्लियर हो रही है बात? फिर देखें, कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी और कुछ समय बाद बुनकर ऋण लौटाने से इनकार भी कर दिए क्योंकि बुनकर हो चुके थे परेशान। फिर क्या होता है, भारत में मैनचेस्टर का आगमन। मैंने बताया था अभी कि भाई ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर नाम की जगह है वो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और वहीं पर सबसे ज्यादा कपड़े के कारखाने बनाए गए। तो जो मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था, जो कपड़ा मैनचेस्टर में बनता था, अब वो भारत के बाजारों में बिकने के लिए आने लगा। क्लियर हो रही है बात? तो क्या हुआ कि भारत का जो कपड़ा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता था वो अब एक्सपोर्ट होना बहुत कम हो गया। ठीक है, तो देखें 1811-12 की बात करें तो सूती माल का कुल निर्यात में भाग कितना था, 33% था, जो 1850-51 ईस्वी में केवल 3% रह गया। 19वीं सदी में इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग विकसित हुआ, कपास उद्योग विकसित हुआ। उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला। ठीक है, जिससे मैनचेस्टर अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में बेच सके। मान लो कि ब्रिटेन में भारत का कपड़ा आना है, भारत का कपड़ा यहाँ आयात होना है,
तो भाई इनने क्या कहा, ब्रिटेन के व्यापारियों ने कहा कि भारत से या दूसरे देशों से जो भी कपड़ा आएगा उस पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओगे तो वो कपड़ा और ज्यादा कीमत का हो जाएगा। तो जो हम कपड़ा बना रहे हैं यहीं के यहीं बना रहे हैं, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगना और हम सस्ती कीमत पर बना रहे हैं, तो हमारा कपड़ा बिकेगा, हमें किसी भी कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर। तो ये सारी बातें हुई। अनेक भारतीय व्यापारी और बैंकर निर्यात व्यापार में एक्टिव थे। 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से भी अधिक था। ठीक है, फिर आई भाई फैक्ट्री, भारत में भी फैक्ट्री खुलने लगी। तो भारत में सबसे पहले कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। पहली कपास या कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित की गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। और पहली जूट मिल 1855 में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी। ठीक है, उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में लगाई गई थी और एक साल बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी शुरू करी गई। 1874 ईस्वी तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू किया। इन उद्योगों में से अधिकांश भारतीय उद्यमियों द्वारा ही स्थापित करे गए थे, यानी कि भारत में जो समय उद्योग लगाए जा रहे थे वो भारत के उद्योगपतियों के द्वारा ही लगाए जा रहे थे। क्लियर। फिर क्या होता है, 18वीं सदी के अंत से अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे। इसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। सुनना भाई ध्यान से, ये है भाई अंग्रेज, ये है चीन और ये है भारत। तो देखें भाई, भारत में होती थी किस चीज की खेती, अफीम की खेती, और चीन के पास होती थी चाय। तो अंग्रेज क्या करते थे, भारत से अफीम खरीदते थे, चीन को पहुंचाते थे, चीन से चाय खरीदते थे, भारत के जरिए और पहुंचाते थे अपने देश को। क्लियर। और इसमें जैसे कि भारत अंग्रेजों का भारत से चीन की ओर अफीम की व्यापार हो रहा है या चीन से चाय का व्यापार भारत को बीच में रखकर ब्रिटेन की तरफ हो रहा है, तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका भारतीय व्यापारी निभाते थे। अनेक भारतीय कारोबारी इसमें सहायक के रूप में काम करते थे अफीम और चाय के व्यापार में। राइट। फिर 19वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों के नाम यहाँ पर हमें बताए गए हैं, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, दिनशा पेटेट, जमशेदजी श्रवानजी टाटा, शिव नारायण बिरला, ये सब बड़े बड़े उद्योगपति थे उस समय। ठीक है। और द्वारकानाथ टैगोर ने तो 1830-40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना भी करी थी। 1912 में जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने भारत में पहले लोहा और इस्पात संयंत्र का निर्माण किया। सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की भी स्थापना करी थी। ठीक है। फिर भारतीय व्यापारियों पर कुछ औपनिवेशिक सीमाएं लगाई गई थी, जैसे कि देखें, औपनिवेशिक शक्ति के भारतीय व्यापार पर नियंत्रण हासिल करने के कारण भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र सीमित हो गया, क्योंकि हम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल लगा दिए गए। भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि भारत में जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, भारत में जो सामान बन रहा है, उस सामान को यूरोप एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है भारत से सिर्फ क्या जाएगा, भारत से सिर्फ जाएगा तो रॉ मटेरियल ही जाएगा, कच्चा माल ही जाएगा। क्लियर हो रही है बात। ठीक है। तो भारतीय केवल कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं, नील, इसी को निर्यात कर सकते थे, जिसकी अंग्रेजों को आवश्यकता थी कि भाई साहब हम भारत से कच्चा माल लेंगे, प्रोडक्ट हम बनाएंगे, फिर बेचेंगे दुनिया को। क्लियर। तो प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों ने भारतीय उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित किया। उनमें से कुछ बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी थी। ये एजेंसी क्या करती थी, पूंजी जुटाती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक जो है पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले कौन लेती थी, जो यूरोप की एजेंसियां होती थी वो लेती थी। फिर नौकरी की खोज में श्रमिकों के प्रवास की बात करते हैं। तो कारखानों का जैसे विस्तार हुआ, श्रमिकों की मांग भी बढ़ी। ठीक है। अब कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक तो चाहिए। गांव में कोई काम मिलता नहीं था, तो किसान है या छोटे छोटे जो उत्पाद बनाने वाले लोग थे, उनके भी अब काम नहीं चल पा रहे हैं, तो काम की तलाश में वो बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र की तरफ जाते थे, शहरों की तरफ जाते थे, बहुत दूर की यात्राएं करते थे, और लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी पाना हमेशा कठिन था, क्योंकि रोजगार जितनी संख्या में उपलब्ध नहीं था, उससे ज्यादा रोजगार पाने वाले लोग थे। नौकरी कम थी और नौकरी की चाह
वाले लोग ज्यादा थे। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक विकास के अनूठेपन की। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम सभी ने सुना ही है। स्वदेशी आंदोलन इस दौर में भारत में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। गांधी जी ने प्रेरणा दी थी कि भाई साहब हमें अपने देश में बना हुआ माल ही खरीदना है, हमें अपने देश में ही सारी चीजें बनानी है ताकि हमारे देश के उत्पादकों को बढ़ावा मिले, हमारे देश के छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आगे बढ़े। क्लियर। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में क्या हुआ, ब्रिटिश मिलें जो थी वो सेना के लिए माल निर्माण करने में व्यस्त हो गई। उसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते भारत के जो उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला, क्योंकि ब्रिटेन के जो उद्योग थे वो सेना का सामान बनाने में व्यस्त हो गए, तो बाकी चीजें भारत के उद्योगों में बनने लगी। चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद आ गए थे। युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए कारखाने बनाए गए, जिससे भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। तो युद्ध के चलते क्या हुआ, युद्ध के बाद जो ब्रिटेन का मैनचेस्टर है, प्रमुख कपड़ा उद्योग है, कपड़े की मुख्य जगह है, वो अपनी पुरानी स्थिति पाने में असमर्थ था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुकी थी और भारत के लघु उद्योग जो है तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। क्लियर। चलिए, फिर अब चीजें बेचनी है तो एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी। भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरणों की बात करें तो जब मैनचेस्टर की चीजें यहाँ पर आती थी तो वो इस लेबल के साथ बिकती थी कि मेड इन मैनचेस्टर की, ये पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई कपड़ा जो है मैनचेस्टर में बना है। और कभी कभी भारतीय देवी देवताओं की फोटो भी उन पर लगा देते थे कि भाई साहब फोटो देखकर, देवी देवताओं की फोटो देखकर लोग हमारा सामान खरीदेंगे। राइट। क्लियर है। और कैलेंडर में भी विज्ञापन देने लगे लोग, क्योंकि कैलेंडर हर घर में होता है। ठीक है। और कभी कभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट या नवाबों के चित्रों का भी इस्तेमाल चीजों पर किया जाता था कि भाई इनका प्रिंट देख के लोग सामान खरीदेंगे। क्लियर है। तो विज्ञापन जो है स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक वाहक बन गए, जो उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पाद की गारंटी देता था। क्लियर है। मतलब कि जब आप कोई भी चीज खरीदें तो उस पर देखते हैं, कोई इमेज देखते हैं कि क्या है। अब राजा महाराजा नवाब या देवी देवता भगवान की फोटो हो तो भाई साहब भारतीय तो सबसे पहले उसी को देखकर खरीद लेते कि हाँ भाई यही चीज बेस्ट है। तो इस तरीके से चीजों की जो है एडवर्टीजमेंट इस दौर में करी जा रही थी। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का, फटाफट से देख लेते हैं कि औद्योगिक युग में कई औद्योगिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। कारखानों में तेजी से वृद्धि हुई है। औद्योगिक श्रम बल का निर्माण हुआ है, यानी कि उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। औद्योगिक परिदृश्य में लघु स्तरीय उत्पादन और हाथ से निर्मित वस्तुओं की भी भूमिका रही है, यानी कि मशीनों के आ जाने से हस्त निर्मित कला बंद नहीं हुई, उसका भी काम जारी रहा। तो यह बात होती है आपके चैप्टर नंबर 4 की। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ई बुक्स और ई नोट्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं। सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।